रश्मि ठाकरे, प्रताप सरनाईक और अब अनिल परब। लगता है कि शिवसेना के नेता सत्ता में आते ही सियासत छोड़ प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, और वह भी उल्टे सीधे तरीके से। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार के कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी कहे जाने वाले अनिल परब पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। सोमैया का आरोप है कि परब ने रत्नागिरी के दपोली इलाके में कृषि भूमि पर 10 करोड़ रुपए का अवैध साई रिसोर्ट बनवाया और इसके लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। किरीट सोमैया का आरोप है कि महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना के नेता अनिल परब ने रत्नागिरी जिले के दपोली में एक 3 मंजिला इमारत का निर्माण करवाया। परब ने 22 कमरों के इस आलीशान रिसोर्ट का निर्माण पिछले साल लॉकडाउन के दौरान शुरू किया था और 1 साल में इस रिसोर्ट का निर्माण पूरा हुआ। सोमैया ने आरोप लगाया कि इस रिसोर्ट के निर्माण के लिए न तो कोस्टल रेगुलेशन जोन यानी CRZ के तहत अनुमति ली गई और न ही रिसोर्ट के निर्माण के लिए, चूंकि ये निर्माण समुद्र तटीय इलाके में हुआ है, अतः नियमों के अनुसार निर्माण के लिए CRZ के तहत अनुमति लेना अनिवार्य है। सोमैया ने इसके बाद बताया कि अनुमति न लेने के बाद जब रिसोर्ट का निर्माण पूरा हुआ तब 11 मई 2021 को अनिल परब ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रिसोर्ट को अवैध कराने का प्रयास भी किया। तब 11 मई 2021 को अनिल परब ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रिसोर्ट को वैध कराने का प्रयास भी किया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने 6 मई 2021 को उस जगह का दौरा किया जहां ये रिसोर्ट बनाया गया है। सोमैया ने जिलाधीश और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से इसकी शिकायत की है। सोमैया के अलावा बीजेपी के गोपाल शेट्टी, गिरीश बापट और मनोज कोटक ने भी जावड़ेकर से ये मांग की है कि एक पर्यावरणीय टीम भेजी जाए जो इस रिसोर्ट के निर्माण में CRZ के तहत किए गए उल्लंघन की जांच कर सके। किरीट सोमैया का कहना है कि शिवसेना के नेता अनिल परब ने 19 जून 2019 को विभाष साठे से 42 गुंठा कृषि भूमि खरीदने का एग्रीमेंट किया। 26 जून 2019 को अनिल परब ने मुरुड़ में निर्मल ग्राम पंचायत को ये बताया कि उन्होंने साठे से कृषि योग्य भूमि खरीदी है और जिस पर रिसोर्ट बना हुआ है। बीजेपी ने मंत्री अनिल परब पर कार्रवाई की मांग की और कहा अवैध रूप से बने रिसोर्ट को ध्वस्त किया जाए। बीजेपी का मानना है कि सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ कराने के कारण अनिल परब को मंत्री पद से हटा दिया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने ममता बनर्जी को जमकर वोट दिए और बंगाल की लड़ाई तृणमूल कांग्रेस जीत गई। इस बात से सबक लेते हुए बीजेपी अब ममता बनर्जी के मुकाबले स्मृति ईरानी को मैदान में उतारने जा रही है। धड़ाधड़ बांग्ला बोलकर स्मृति ईरानी ने चुनाव प्रचार के दौरान अच्छी पकड़ बनाई थी और उनकी सभाओं का असर भी बेहतर रहा। इसलिए बीजेपी अब कैलाश विजयवर्गीय की जगह स्मृति ईरानी को बंगाल का प्रभार देने की तैयारी कर रही है। स्मृति अगले चुनाव तक बंगाल की प्रभारी रहेंगी और ममता बनर्जी की नाक में दम करेंगी। स्मृति ईरानी के जरिए पार्टी की योजना राज्य के 2 करोड़ 30 लाख महिला वोटर्स को साधने के अलावा सीएम ममता बनर्जी के समक्ष एक कद्दावर महिला नेता को मैदान में उतारने की है। दरअसल विधानसभा में बीजेपी को उम्मीद के अनुसार सफलता न मिलने का एक अहम कारण महिला मतदाताएं रहीं, जिनका ममता बनर्जी पर विश्वास बना रहा। तृणमूल कांग्रेस के मतों में बीते चुनाव के मुकाबले करीब 5% बढ़ोतरी के पीछे महिला वर्ग का समर्थन और अल्पसंख्यकों का टीएमसी के पक्ष में एकजुट मतदान करना है। बड़ा महिला चेहरा न होने के कारण बीजेपी महिला वर्ग में उम्मीदों के अनुरूप अपनी पैठ नहीं बना पाई। अब पार्टी इस कमी को दूर करना चाहती है। पार्टी इसके लिए ईरानी को लंबा समय भी देना चाहती है। पार्टी के रणनीतिकारों का आकलन है कि बांग्ला भाषा पर बेहतर पकड़ और ऊंचे राजनीतिक कद के कारण स्मृति ममता के खिलाफ खास तौर से महिला वर्ग में माहौल तैयार कर पाएंगी। स्मृति की ताकत को पार्टी भांपने में चूक गई, इस कारण उनकी अधिक रैलियां नहीं करा पाई। पार्टी सूत्रों का कहना है कि स्मृति ईरानी को बतौर प्रभारी विजयवर्गीय की तरह लंबा समय मिलेगा। विजयवर्गीय ने पार्टी में एक ही राज्य का लगातार 6 साल तक प्रभारी बनकर रिकॉर्ड बनाया था। अब स्मृति को अगले विधानसभा चुनाव तक बतौर प्रभारी बनाए रखा जाएगा। प्रभारी बनाए जाने के बाद से ही स्मृति हर महीने राज्य का दौरा करेंगी। इस दौरान महिलाओं को अपने पक्ष में करने की रणनीति तैयार करेंगी। साल 2014 में अमेठी में राहुल से हारने के बाद स्मृति ईरानी ने वहां लगातार 5 साल तक अभियान चलाकर जीत हासिल की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कोरोना संकट के इस दौर में अगर कहीं अफवाह फैलती है तो उसके पीछे या तो राहुल गांधी एंड कंपनी होती है या फिर अरविंद केजरीवाल के भोंपू बजाने वाली टीम। अपनी अपनी असफलताओं को छिपाकर सियासी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अरविंद केजरीवाल जैसे लोग किस स्तर तक जा सकते हैं, उसका ताजा उदाहरण सिंगापुर को लेकर फैलाई गई केजरीवाल की अफवाह है, जिसके कारण दिल्ली के सीएम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपमानित होना पड़ा।
यानी इंटरनेशनल बेइज्जती। सिंगापुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोविड-19 के नए स्वरूप के संबंध में की भ्रामक टिप्पणी पर भारत सरकार के स्पष्टीकरण की सराहना करते हुए कहा कि वह केजरीवाल के कुछ बयानों के संबंध में गलत सूचनाओं को रोकने के लिए घरेलू कानून के प्रावधानों को लागू करने का अधिकार रखता है। भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त सिमोन वोंग ने कहा कि उनका देश अब इस दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय को पीछे छोड़ देना चाहता है तथा महामारी से सामूहिक रूप से निपटने पर ध्यान देना चाहता है। केजरीवाल ने यह दावा किया था कि सिंगापुर में कोविड-19 का एक नया स्वरूप सामने आया है, जिससे दिल्ली में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के आने का खतरा है। उनकी इस टिप्पणी पर कूटनीतिक विवाद शुरू हो गया, जहां सिंगापुर ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया तथा इस टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति भी जताई। सिंगापुर के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भारत की ओर से बोलने का अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारतीय उच्चायुक्त पी कुमारन ने सिंगापुर की सरकार को स्पष्ट बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोविड-19 के प्रारूपों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उच्चायुक्त ने कहा कि हम भारत सरकार के पूरी तरह पारदर्शी और साफ स्पष्टीकरण की निश्चित रूप से सराहना करते हैं और हम इससे संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि तथ्य बिल्कुल साफ हैं और प्रमुख राजनीतिक पदों पर बैठे लोगों को झूठ का प्रसार नहीं करना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। वोंग ने कहा, इसलिए सिंगापुर में एक कानून है जिसका नाम है प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑनलाइन फॉल्सहुड्स एंड मैनिपुलेशन एक्ट यानी POFMA। ये भ्रामक जानकारियों के प्रसार को रोकने के संबंध में है, इसलिए इस विषय पर मुख्यमंत्री की कुछ टिप्पणियों और दावों पर POFMA लगाने का हमें अधिकार है। उच्चायुक्त ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इस मुद्दे पर की गई कुछ टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कहा कि सिंगापुर में कोविड-19 से पीड़ित लोगों की जांच में पता चला ये कोरोना वायरस का एक वेरिएंट सबसे पहले भारत में मिला था। उच्चायुक्त ने कहा कि वे जांचों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर हम एक वक्तव्य दे रहे हैं और दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए कुछ बिंदुओं का खंडन करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि यहाँ पर सिंगापुर का उच्चायुक्त होने के नाते मेरा काम द्विपक्षीय संबंधों को देखना है, लेकिन हम घरेलू राजनीति में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए इसे किस तरह सुलझाना है ये मैं भारत सरकार और सियासी दलों पर छोड़ता हूं। जहां तक मेरी बात है तो मैं विदेश मंत्री जयशंकर तथा विदेश मंत्रालय की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण से बहुत हद तक आश्वस्त हूं। असल में केजरीवाल ने केंद्र सरकार से सिंगापुर से हवाई सेवाओं पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी और दावा किया था वहां पर पाए गए वायरस का नया स्वरूप बच्चों के लिए विशेष तौर पर हानिकारक है तथा उसके कारण भारत में वैश्विक महामारी की तीसरी लहर आ सकती है। हालांकि सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीती रात उनके दावे को खारिज कर दिया था। वोंग ने कहा कि वास्तव में सिंगापुर में ऑनलाइन फैलाए जाने वाले झूठ को रोकने के लिए कानून है। ये गलत जानकारी को फैलाने से रोकने के लिए बनाया गया। हमारे पास इस मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए बयानों और दावों पर अपना कानून लागू करने का अधिकार है। प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑनलाइन फॉल्सहुड्स एंड मैनिपुलेशन एक्ट यानी POFMA को आमतौर पर फेक न्यूज कानून के तौर पर जाना जाता है। सिंगापुर की संसद की ओर से ये कानून झूठी जानकारियों को फैलने से रोकने के लिए बनाया गया है। वोंग ने कहा कि अहम राजनीतिक पद संभालने वाले लोगों की जिम्मेदारी है कि वे झूठ को न फैलाएं। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। देश की सबसे बड़ी सियासी स्टंटबाज ममता बनर्जी ने फिर नया स्टंट करना चाहा तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी। पीएम की डीएम के साथ बैठक के बाद ममता बनर्जी ने चीख पुकार मचाई कि हमें तो बोलने ही नहीं दिया गया। लेकिन इसकी हकीकत कुछ और है। जबकि ममता बनर्जी इस बैठक का इस्तेमाल अपने खेला के लिए करना चाह रही थीं, लेकिन उनकी मंशा पूरी नहीं हो पाई। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जमीन पर काम कर रहे जिला कलेक्टर्स के साथ पीएम मोदी ने बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्रियों को भी मौजूद रहने के लिए कहा गया था, ताकि अगर डीएम अपना अनुभव साझा करते हैं तो वे तुरंत सीएम के संज्ञान में आ जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डीएम के साथ बैठक में नरेंद्र मोदी ने जमीन पर काम कर रहे कलेक्टर्स से बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बीमारी महामारी के रूप में बदल रही है, ये बीमारी रूप बदल रही है, ये बीमारी बहरूपिया है, वायरस म्यूटेंट होकर हमला कर रहा है। इससे निपटने के लिए बच्चों पर इसके असर का अलग से रिकॉर्ड रखा जाए, ताकि भविष्य में होने वाले इसके हमले और बच्चों में इसके असर की तैयारी की जा सके। पीएम नरेंद्र मोदी ने बैठक में मामलों पर नजर रखने और तैयारी के लिए जिला कलेक्टर्स की तारीफ की। पीएम की इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई, लेकिन बैठक के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बैठक में बोलने ही नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बैठक में कठपुतलियों की तरह बैठा कर रखा, हम अपमानित महसूस कर रहे हैं, हमें बोलने नहीं दिया गया।
ऑक्सीजन, ब्लैक फंगस और कुछ भी नहीं पूछा। जबकि पश्चिम बंगाल से पीएम और डीएम की बैठक के लिए 24 उत्तर परगना जिले के डीएम ने अपनी बात रखने के लिए कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डीएम के बोलने के समय को रद्द कर दिया और कहा कि वे खुद बोलेंगी। सूत्रों का कहना है कि ये बैठक पीएम और डीएम के बीच सीधे संवाद के लिए आयोजित की गई है। इसमें मुख्यमंत्री उपस्थित रह सकते हैं ताकि डीएम जो भी अनुभव और दिक्कत बताए वो मुख्यमंत्री के संज्ञान में सीधा आए। इसलिए डीएम को बात रखने की इजाजत है, जबकि ममता बनर्जी जब पीएम और मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक आयोजित की जाती है तब बैठक में शामिल नहीं होती हैं। और सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने जब डीएम उत्तर परगना के बात रखने के समय को रद्द करवा दिया तब समझ आ गया था कि ममता बनर्जी बैठक में ड्रामा करना चाहती हैं। इस बैठक के प्रोटोकॉल की जानकारी शामिल सभी डीएम और सीएम को है। आज बैठक छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश और राजस्थान के डीएम के साथ हुई, जिसमें उन्होंने अपनी बात रखी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।